हेरिडिटी एंड वेरिएशन वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज नंबर 5। लास्ट वीडियो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था वेस्टिजियल ऑर्गन तक, तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे फ्रॉम पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस, a question may arise in your mind that which organism exist millions of years ago, how can we tell this? मतलब मन में एक सवाल आता है कि बहुत सबसे पहले कौन से जानवर थे, है ना, और वो कैसे हम बता सकते हैं। नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन दी अर्थ। इसका राज कहाँ छुपा है? अर्थ में। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। देखो बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स ज़मीन में दफन हो चुके हैं डिज़ास्टर्स की वजह से, जैसे बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन जो लावा बर्स्ट होकर निकलता है उसकी वजह से, ठीक है। ज़मीन में उनके शव, उनकी डेड बॉडीज़ या बॉडी का इम्प्रेशन पड़ा है, ठीक है। रेमेनेंट, रेमेनेंट मतलब रिमेनिंग, एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, उनका रेमेनेंट यानी रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स या उनका अर्थ के अंदर इम्प्रेशन मतलब उनका शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जो रॉक्स और उसमें पाया जाता है, ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड। ऐसे जानवरों का रिमेनेंट या इम्प्रेशन ज़मीन में, ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर प्रिजर्व्ड है, मतलब सेफली पड़ा रहा, ठीक है। वॉल्केनो या फिर फ्लड या अर्थक्वेक में कुछ एनिमल्स बरीड हो गए थे अर्थ में, कुछ नहीं बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है, बरीड हो चुके थे अर्थ में, तो उनका डेड पार्ट, डेड बॉडी या रिमेनिंग पार्ट्स वो सब बॉडी के अंडरग्राउंड में प्रिजर्व हो गया। दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल। और ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है या इंप्रेशन है इसे कहते हैं फॉसिल। स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। फॉसिल की स्टडी करके हम लोग एवोल्यूशन को अच्छे से समझ सकते हैं। एवोल्यूशन की स्टडी समझने के लिए फॉसिल की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है देखते हैं। कार्बन डेटिंग। देखो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डेड बॉडी या कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म की एज पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पहले से वहाँ पर है, ठीक है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी फॉसिल का एज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग। तो व्हाट इज कार्बन डेटिंग? कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ। बॉडी का जो कार्बन कंजम्पशन है प्लांट्स और एनिमल का डेथ पे स्टॉप हो जाता है, यानी डेथ होते ही बॉडी का जो कार्बन कंजम्पशन है स्टॉप हो जाता है। सिंस देन ओनली द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली। उसके बाद से कार्बन 14 डीके होना शुरू हो जाता है। देखो कार्बन के दो आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 14। कार्बन कंपाउंड के दो आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब atoms of same element having same atomic number but different mass number। कार्बन दो मासेस में पाया जाता है, एक 14 एटॉमिक मास यूनिट वाला और एक 12 एटॉमिक मास यूनिट वाला, ठीक है। तो दिस टू आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। C14 रेडियो एक्टिव रहता है, C14 डीके होता है। डेथ होते ही बॉडी में कार्बन एंटर होना बंद हो जाता है, कंजम्पशन बंद हो जाता है। उसके बाद से डीके स्टार्ट होता है, लेकिन कौन सा डीके होता है? C14। C14 रेडियो एक्टिव है, इसके लिए वो डिकम्पोज होने लगता है यानी डीके होने लगता है। अगर और C12 उतना ही रहेगा, C12 बॉडी में सेम प्रपोर्शन में रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन C12 एंड C14 चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है। बॉडी में इसकी वजह से बॉडी में C14 और C12 का रेशियो लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। एज C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि C12 रेडियो एक्टिव नहीं है। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 टू C12। तो कितना पुराना डेड बॉडी है, मतलब वो बॉडी कब डेड हुई, यानी वो जो फॉसिल है वो कितना पुराना है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? C14 की रेडियो एक्टिविटी कैलकुलेट करके और रेशियो C14 और C12 का रेशियो कैलकुलेट करके, ठीक है, प्रेजेंट इन द बॉडी। दिस इज कार्बन डेटिंग। ये मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है।
ऑलराइट, तो यहाँ से आपको पूरा एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज कार्बन डेटिंग, या डिस्क्राइब कार्बन डेटिंग, या हाउ कैन यू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल यूजिंग कार्बन डेटिंग, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, डिस्क्राइब में पूछा तो शॉर्ट नोट्स पूछा, डिस्क्राइब पूछा, एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग पूछा, और सिर्फ डिफाइन बोला कार्बन डेटिंग तो यहाँ से यहाँ तक ये डिफाइन में है। ठीक है, फॉर डिफाइन, और पूरा एक्सप्लेन में है या फिर, आई होप समझा। नेक्स्ट, it is used in paleontological and anthropology for determining the age of human fossil and manuscript। कार्बन डेटिंग पैलेंथोलॉजी में भी यूज़ होता है। पैलेंथोलॉजी मतलब डायनासोर्स के फॉसिल, और भी जो पहले पहले जो भी जीव थे उन सब के फॉसिल की एज पता करने, या एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज़ होता है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन पहले थे, ठीक है, उनका एज वगैरह फाइंड करने के लिए, जो ह्यूमन फॉसिल है उसका एज, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट हिस्ट्री में भी था, हाथ से लिखे हुए जो पीस ऑफ मेटल्स वगैरह पे हाथ पे लिखा हुआ, मेटल्स वगैरह पर गुताई किया हुआ, गुताई हिंदी में बोलते जो कट करके लिखा जाता है मेटल्स एक्सेट्रा पर। ठीक है, वंस द ओल्ड पीपल के हाथ से लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट, once the age of fossil is been determined by such technique, it become easy to deduce the information about other erstwhile organism। ठीक है, एक बार फॉसिल की एज पता चल गई कार्बन डेटिंग की टेक्निक से, तो बहुत आसान हो जाता है इंफॉर्मेशन गैदर करना वो उस erstwhile यानी उस ज़माने के ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, इट सीम्स डेट वर्टिब्रेट हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट। अभी जैसा जैसा अर्थ में नीचे नीचे खुदाई करते जाएंगे, तो जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना नीचे, सबसे नीचे जो पाया गया वो क्या पाया गया, इनवर्टिब्रेट्स पाए गए। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स के बाद सबसे ऊपर के लेयर में वर्टिब्रेट्स के फॉसिल मिले, एकदम लोअर में कौन से फॉसिल्स मिले, नॉन कॉर्डेट्स के, मतलब जो रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, इनवर्टिब्रेट्स के। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स है वो इनवर्टिब्रेट से इवॉल्व हुए। ठीक है, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट से जो एक्वेटिक से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल से एरियल, ऐसा प्रोसेस। मतलब ये जब अर्थ के लेयर में खुदाई कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं अर्थ का, तो जितना डीप जा रहे हैं उतना पुराने एनिमल का फॉसिल मिलेगा। ठीक है, जितना डीप में गहराई में जाएंगे उतना एंशंट एनिमल का फॉसिल मिल रहा है। राइट, सो तो यहाँ पे इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट डायग्राम देखो, एव, बर्ड्स, मैमल। ठीक है, ये सबसे टॉप एरा के है, यानी कैनाजोइक एरा। ठीक है, उसके लोअर में रेप्टाइल मेसोजोइक एरा, और नीचे खुदाई किए तो रेप्टाइल, एम्फीबियन और फिशिस पाए जा रहे हैं। ठीक है, पैलेजोइक एरा। आई होप समझ रहे आपको। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। 3 एनिमल्स का यहाँ पिक्चर दिया है, ये है डक बाइल प्लेटिपस, लंगफिश, पैरीपेटस। ठीक है, देखो डक बाइल प्लेटिपस कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अंडे देता है, जो पानी में रहता है, इसका फेस डक की तरह है, इसकी जो इसके मतलब इसका माउथ नहीं रहता, डक की तरह बीक होती है, इसको डक की तरह बीक होती है, लेकिन इसकी बॉडी रैट की तरह होती है। ठीक है, मतलब इसके क्लॉज होते हैं, जॉज नहीं रहते बट क्लॉज रहते हैं, जॉज की जगह पर बीक है और क्लॉज रहते हैं, नाखून पंजे रहते हैं। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि ये अंडे देता है, ख़ास बात यह है कि रेप्टाइल की तरह, बर्ड्स की तरह, एव्स और रेप्टाइल की तरह अंडे देता है। और एक और अजीब बात यह है कि जो जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो ये इनको ब्रेस्ट फीडिंग करता है, यानी इसके बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स है। ठीक है, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, आई होप समझा। मतलब विविपरस
मिल्क फीडिंग करने वाला है, लेकिन डायरेक्ट बच्चा नहीं देता, अंडा देता है, अंडे से फिर बच्चा होता है। और इसका जो माउथ है वो जॉस की जगह बीक है, ठीक है। तो ये एनिमल कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? एव्स, रेप्टाइल, मैमल, ठीक है, डक बाइल प्लेटिपस। उसी तरह से ये लंग फिश है, ऐसी फिश है जो पानी के अंदर रहती है, ठीक है, लेकिन गिल्स नहीं है, इसके बॉडी में लंग्स है, ऊपर आके सांस लेती है। बॉडी में गिल्स नहीं है, लंग्स है। तो ये मैमल और ये एम्फीबियंस और एक्वेटिक स्पीशीज के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, यानी फिश और एम्फीबियंस के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स है, ठीक है। फिर पेरिपेटस है, यह आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच में है, ठीक है। इसकी बॉडी में सेगमेंट्स रहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी रहती है, ठीक है, लेकिन स्केली नहीं रहती बॉडी, सेगमेंटेड रहती है लेकिन स्किन रहती है सॉफ्ट स्किन, ठीक है। मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच में, ठीक है। तो ये इन तीनों को डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, तो ये भी एक एविडेंस है, ये तीनों एक एग्जाम्पल है एविडेंस का। कौन से एविडेंस का? इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। डार्विन का जो फिफ्थ एविडेंस है वो है कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। डार्विन कहता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इवॉल्व हुए, यानी फिश से रेप्टाइल इवॉल्व हुआ, तो ये, और फिर रेप्टाइल से मैमल्स इवॉल्व हुए, तो ये सब उसके बीच के लिंक्स है, लिंक, कनेक्शन बता रहे। ये ऑर्गेनिज्म क्या बता रहे? कनेक्शन, ठीक है। सो सम प्लांट्स एंड एनिमल, नेक्स्ट पेज, आई एम ऑन पेज नंबर 7, ठीक है। Some plants and animals show some morphological character by which they can relate to two different group. कुछ प्लांट्स एंड एनिमल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बताते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब फेस स्ट्रक्चर, जॉस, क्लॉज एक्सेट्रा। मॉर्फोलॉजी, दिखने में कैसा है, ठीक है, कैरेक्टर। बाय दे कैन रिलेट टू टू डिफरेंट ग्रुप, और उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो दो अलग अलग ग्रुप को रिलेट करता है, हैंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। इसके लिए उनको क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। एग्जाम्पल, इन पेरिपेटस कैरेक्टर लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ये जो है पेरिपेटस में थिन क्यूटिकल है, मतलब स्किन है, ठीक है, लेकिन बॉडी सेगमेंटेड है, थिन क्यूटिकल है, और पैरापोडिया भी प्रेजेंट है, पैरापोडिया, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के, आर प्रेजेंट। सिमिलरली दिस एनिमल शोज ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोडा, ठीक है। पेरिपेटस जो है वो एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, जैसे सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल और पैरापोडिया, ठीक है। और वही एनिमल आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टरिस्टिक बताता है, जैसे ट्रकियल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो पेरिपेटस है ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इससे क्या पता चला? पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। सिमिलर, देखो पेरिपेटस पे अलग से क्वेश्चन आता है तो मैंने पेरिपेटस का अलग मार्क किया है। दूसरा, डक बाइल प्लैटिपस पे भी क्वेश्चन आता है, तो सिमिलर डक बाइल प्लैटिपस ले एग लाइक रेप्टाइल बट शो रिलेशनशिप विथ मैमल। उसी तरह से ये भी रेप्टाइल की तरह, सिमिलरली जो प्लैटिपस है वो अंडे देता है जैसे रेप्टाइल, ठीक है, और मैमल्स की तरह उसकी बॉडी में मेमरी ग्लैंड्स है, यानी मिल्क फीडिंग ग्लैंड्स, एंड हेयर, बॉडी पे हेयर होते हैं, और अपने बच्चों को मिल्क फीड करता है, यानी मेमरी ग्लैंड्स है, ठीक है, दूध पिलाने वाले ग्लैंड्स जिसमें मिल्क आता है, ठीक है, जो मैमल्स में होते हैं। अपने बच्चों को जैसे डॉग मिल्क फीड करता है, कैट मिल्क फीड करती है, वैसा ही प्लैटिपस भी करता है, ठीक है। तो ये प्लैटिपस के डुअल कैरेक्टर्स है। प्लैटिपस कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? रेप्टाइल, मैमल्स और एव्स यानी बर्ड।
नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल दिया लंग्स फिश का। लंग्स फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बिंग फिश। लंग फिश फिश है, लेकिन फिश तो गिल से सांस लेती है और ये लंग्स से सांस लेती है, ठीक है। तो ये भी एक कनेक्टिंग लिंक है। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल एंड एम्फीबियन फ्रॉम फिश। इससे पता चल रहा है कि मैमल रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। प्लेटिपस के एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि मैमल्स रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। और लंग फिश के एग्जाम्पल से पता चल रहा है क्या, कि फिशेस एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस, कि एम्फीबियंस आर इवॉल्व फ्रॉम फिशेस। ये डार्विन अपना एविडेंस दे रहा है, ठीक है। इट इज़ अ फिफ्थ एविडेंस। नेक्स्ट सिक्स्थ एविडेंस के लिए कहा जा रहा है कि ये सारे इमेज को केयरफुली देखो, ठीक है। ये पूरे पिक्चर को एकदम ध्यान से देखो। ये फिश है, फिश, ये सैलमेंडर, ये टॉर्टाइस, चिकन मुर्गी, ये पिग, ठीक है, ये काव, रैबिट, मैन, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेज में आप देखो सारे अलाइक है, सारे ऑलमोस्ट अलाइक है। फर्स्ट स्टेज में आप देख लो तो एम्ब्रॉयो ऑफ फिश, एम्ब्रॉयो ऑफ सैलमेंडर, टॉर्टाइस, चिकन, पिग, काव, रैबिट एंड मैन, सबका एम्ब्रॉयो सिमिलर है। सेकेंड स्टेज में एम्ब्रॉयो अलग दिख रहा है, बट फर्स्ट स्टेज में सबका एम्ब्रॉयो सेम है। तो इसलिए डार्विन इसको, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस को डार्विन अपना सिक्स्थ एविडेंस कहता है और बोल रहा है कि एम्ब्रोलॉजिकल स्टेज पर सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे दिखते थे। यानी मदर वॉर्म में जब एम्ब्रोयोलॉजी थी, मतलब जब एम्ब्रोयो पीरियड था फर्स्ट स्टेज, तब सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं। इसका मतलब सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, सारे ऑर्गेनिज्म एक ही कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ देखते क्या है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट गिवन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज है, किसका, वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। शोज दैट ऑल एम्ब्रॉयो शोज एक्सट्रीम सिमिलैरिटी ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड। ये क्या शो कर रहा है कि इनिशियल पीरियड में सारे एम्ब्रॉयो एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। एंड दोज सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज ग्रेजुअली, और फिर वो सिमिलैरिटीज़ धीरे धीरे चेंज खत्म हो जाती है, मतलब डिफरेंस बढ़ जाता है, सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होती है। सिमिलैरिटीज़ इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दी एनिमल। इनिशियल स्टेज पे जो सिमिलैरिटी है क्या बता रही है, कि सब कॉमन ओरिजिन से है, सारे ऑर्गेनिज्म इनिशियल स्टेज में जो सिमिलैरिटीज़ है बता रही कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही ओरिजिन से आए हैं, ठीक है, एक ही पूर्वज से आए हैं। आई होप समझा। नेक्स्ट इज डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थी अभी तक, देखो हमने यहाँ तक पढ़ा डार्विन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको ग्रेजुअल एवोल्यूशन भी कहते हैं, थियोरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, ठीक है। डार्विन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन बोलो या थियोरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन बोलो, ठीक है। नेक्स्ट डार्विन की सेकेंड थियोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थियोरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी डार्विन सेज कि नेचर सिलेक्ट करता है, नेचर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है, जो ऑर्गेनिज्म फिट हो, जो ऑर्गेनिज्म सूटेबल हो, उसे ही नेचर प्रमोट करता है, रिमेनिंग को नेचर पैरिश कर देता है, मतलब रिमेनिंग सर्वाइव नहीं कर पाते। देखते क्या लिखा है। चार्ल्स डार्विन हैज़ कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दो स्पेसिमेन। देखो चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे सैम्पल्स कलेक्ट किया, इन्यूमरेबल मतलब मैनी, स्पेसिमेन मतलब सैंपल कलेक्ट किया प्लांट्स और एनिमल का, ठीक है। और उन स्पेसिमेन के ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही पब्लिश द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीच द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसने नेचुरल थियोरी ऑफ एवोल्यूशन छापा, मतलब बुक में प्रिंट आउट करवाया, पब्लिश किया मतलब उसमें बुक लॉन्च की। और वो थियोरी क्या कहती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से सर्वाइवल ऑफ
फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और ये पब्लिश, ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली थियरी, उसके लिए उसने एक बुक छापी, बुक छपवाई जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, राइट। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce porifically. ये देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक्सप्लेनेशन में डार्विन कहता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जनते हैं, बच्चे जनते हैं। पॉरिफिकली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, सारे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जनते हैं, मतलब अपने टाइप के, अपनी प्रजाति के दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, और सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रेस करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, वो भी जान, मतलब जान की दाव लगाकर, जान की बाजी लगाकर, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, ठीक है। मतलब अगर हिरन बच गया तो शेर मरेगा, मतलब अगर टाइगर को पेट भरना है तो उसको एक हिरन को किल करना ही है, तो जान बचाने के लिए हिरन जितना तेज़ दौड़ेगा उतना उसका सर्वाइविंग चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर टाइगर स्लो भागा या पकड़ नहीं पाया उसको तो टाइगर मरेगा भूख से, ठीक है। तो कंपटीशन चलता है, और लाइफ थ्रेटनिंग मैनर मतलब जान का सवाल है यहाँ पर। In this competition, only those organisms sustain which shows the modification essential for winning the competition. और सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म बचते हैं इसमें जो अपने आप को बदलते हुए, मतलब अपने आप को कंपटीशन जीतने के लिए, जो जान बचाने का कंपटीशन है उसमें जीतने के लिए अपने आप को ज़रूरत के वक्त जितना हो सके मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, however, beside this, natural selection also play important role because nature select only those organisms which are fit to live and the rest perish. इसके अलावा नेचर यानी वातावरण, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है, नेचर सिलेक्ट करता है वो ऑर्गेनिज्म को जो फिट है जीने के लिए, ठीक है। जो फिट नहीं है वो पेरिश, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific character. चुने हुए और जो जीवित बचे हैं वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और जन्म देते हैं अपने जैसे नए अपनी प्रजाति के नए ऑर्गेनिज्म को, जिनके अंदर उनके खास कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। Darwin theory of natural selection was widely accepted for long duration. Darwin theory of natural selection all over the world accept की गई है लंबे समय से, ठीक है। However, some objections are raised against the theory. Some of the main objections are, लेकिन डार्विन थियरी पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए, कुछ सवाल उठाए गए। उसमें जो मुख्य सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो ये है, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। जो सवाल नहीं बोल सकते, जो ऑब्जेक्शन है, पहला ऑब्जेक्शन ये कि नेचुरल सिलेक्शन पे ही इवोल्यूशन आधारित नहीं है, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन पे एवोल्यूशन आधारित नहीं है। सेकेंड, डार्विन डिड नॉट मेथड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने अपनी थियोरी में मॉडिफिकेशन तो कहा कि ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन आता है और वो उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ा देता है, लेकिन यूजफुल यूजलेस ये दोनों के बारे में कुछ बताया नहीं, ठीक है। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। और उसकी थियोरी में धीमे धीमे चेंज आना या तेज़ी के साथ अचानक का बदलाव, धीमा बदलाव या अचानक बदलाव, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑब्जेक्शन, डार्विन वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन। ये ऑब्जेक्शन के बावजूद डार्विन का जो काम है एवोल्यूशन पर, ये एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन मतलब अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट है या बिग सक्सेस है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जो डार्विन के बारे में है वो रेड्यूस किया गया फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट टॉपिक इज लमाकिज्म, ठीक है। तो लमाकिज्म का पूरा नाम, लमाकिज्म थियोरी है प्रपोज बाय जीन बैप्टिस्ट लमार्क, साइंटिस्ट का नाम है।
propose that morphological change occurs in living organisms are responsible for evolution and the reason behind those morphological change is activities or laziness of that organism. लमार्क कहता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर में जो बदलाव आता है, ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आता है, ठीक है, वो क्या है, वही एवोल्यूशन है, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन का। और इसकी वजह, ये जो बदलाव आता है उसकी वजह क्या है, ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है उसकी वजह है उसकी एक्टिविटी, कि एनिमल कितना एक्टिव है या कितना लेज़ी है। वो डिपेंड करता है एनिमल की एक्टिविटी पर या लेजीनेस पर, कि कितना वो एक्टिव है या कितना सुस्त है, ठीक है, ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ही कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेन। ये कॉन्सेप्ट को उसने क्या नाम दिया, इस्तेमाल करना या नहीं इस्तेमाल करना ऑफ ऑर्गेन्स, ठीक है। जैसे हमने वेस्टिजियल ऑर्गेन पढ़ा तो उसमें हमारा ईयर पिन्ना यूज़लेस हो चुका है, ह्यूमन बींग का जो ईयर पिन्ना है वो यूज़लेस हो चुका है, ठीक है। तो वो कैसा, उसको ह्यूमन बींग उसको कैसा यूज़ करता है, डिसयूज़ करता है, उसके हिसाब से उसके मॉर्फोलॉजिकल में चेंज आता है, मॉर्फोलॉजी में चेंज। यानी हम ऐसा माना जाता है कि हमारा ईयर पिन्ना पहले बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के हिसाब से उसका साइज़ छोटा होते जा रहा है, छोटा हो गया, और आगे कई करोड़ों साल के बाद मे बी ईयर पिन्ना डिसअपियर हो जाएगा ह्यूमन में, ठीक है, ऐसा प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट, फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ, देखो उसने एक एग्जाम्पल दिया है, लमार्क ने एग्जाम्पल दिया है जिराफ के बारे में, ठीक है, मतलब जिराफ हिरन से इवॉल्व हुआ है। लमार्क का कहना है जो जिराफ है दे आर इवॉल्व फ्रॉम डियर्स। जो डियर्स मतलब पेड़ की ऊंची पत्तियां जो ज़्यादा टेस्टी होती है वो खाने के चक्कर में अपनी नेक स्ट्रेच करने लगे, तो कहीं कहीं करोड़ों साल के बाद वो जिराफ में इवॉल्व होते गए, ठीक है, और अभी भी जिराफ की नेक और लंबी होते जा रही है जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ते जा रही है। ऑलराइट, तो लेट्स सी व्हाट इज देयर। Further he said the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. I hope समझा। Similarly shoulders of, और दूसरा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग के बारे में है। आयरन स्मिथ, जो आयरन स्मिथ जो लोखंड का, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, लोहार कहते हैं, जो लोखंड की चीज़ों को बोलते हैं ना, पिघला कर उसको हथौड़ा और वो सब मार कर उसका शेप देते हैं, उसे कहते हैं आयरन स्मिथ। तो सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। आप किसी भी आयरन स्मिथ को देखोगे तो उसके कंधे बहुत मजबूत और चौड़े होते हैं, क्यों, कंटिन्यूस हथौड़ा यूज़ करने की वजह से, ठीक है। अच्छा ये छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी मजदूर को देख लो जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, ठीक है, जैसे पत्थर तोड़ने वाले को देख लो, पाथरवाट, ठीक है, और एक आप ऑफिस में बैठने वाले आदमी को देख लो, जो ऑफिस में बैठता है, ऑफिस के जॉब करता है, आप देखोगे उसका स्टमक का पार्ट यानी वेस्ट पार्ट बहुत बड़ा रहता है, स्टमक बड़ा रहता है, वेस्ट पार्ट कमर कहते हैं, कमर बहुत चौड़ी होती है, और शोल्डर हाथ पैर थोड़े थिन रहते हैं, ठीक है। और उसी तरह से आप एक पत्थर तोड़ने वाले को देख लो या किसी भी लेबर को देख लो जो हार्डवर्क करता है, आप देखोगे उनका स्टमक पार्ट बहुत थिन रहता है, स्लिम रहता है, यानी एब्स भी दिखते हैं, और शोल्डर और बाइसेप्स ये स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, ठीक है। तो ये लमार्क ये एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पे लमार्क ने आयरन स्मिथ का एग्जाम्पल दिया, लोहार का। विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड एम्यू हैव बीन बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। फिर आपने बर्ड्स का एग्जाम्पल लिया है कि आप देख लो ऑस्ट्रिच या एम्यू, ऑस्ट्रिच बर्ड देख लो या एम्यू देख लो, या हमारे जो चिकन आती है, बॉयलर चिकन एक्सेट्रा, वो सब के विंग्स देख लो, वो लोग अपने विंग्स का यूज़ नहीं करने की वजह से उनके विंग्स क्या हो गए हैं, एकदम कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है, दे कांट फ्लाई। लेग्स ऑफ बर्ड लाइक स्वैम एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर एंड, और पानी में रहने वाले जो पक्षी है स्वैम और डक, उनके पैरों में आप देखोगे झिल्ली आ जाती है, यानी वेब आ जाता है स्विमिंग के लिए, तो वो लोग स्विमिंग में एक्सपर्ट हो गए, मतलब स्विमिंग के लिए उनके पैरों में मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। स्नेक के पहले लेग्स थे,
स्नेक माना जाता है लिजार्ड से इवॉल्व हुआ है, उसके लेग्स डिसअपियर हो गए, ठीक है, क्योंकि वो बोरोइंग हैबिट की वजह से, ज़मीन पे जो रगड़ के चलना और बिल में रहना, ये सब की वजह से उसके लेग्स का कोई यूज़ नहीं रहा और वो डिसअपियर हो गए, ठीक है। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सब एग्जाम्पल किसका है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंड द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जो नए नए कैरेक्टर एक्वायर करता है और उसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लमार्किज्म, इसे कहते हैं थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, पूरा नाम है थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या ये थियोरी का दूसरा नाम भी है, क्या है वो, लमार्किज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट, लमार्क की थियोरी रिजेक्टेड है, क्यों रिजेक्टेड है बताता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजेनरेशन ड्यू टू नो यूज। देखो, ऑर्गेन का डेवलप होना यानी जिराफ का नेक बढ़ना, ह्यूमन में ईयर पिनना का डिसअपियर होते जाना, ये सब ऑर्गेन का यूज़ करना एक्टिविटी या नहीं यूज़ करने की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेन डेवलप हो रहे हैं कुछ खास तरीके की एक्टिविटी की वजह से, ये ऑर्गेन डीजेनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उसका यूज़ नहीं करने की वजह से। वाइडली एक्सेप्टेड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, ये थियोरी, ये टॉपिक जो लमार्क का है, ये एक्सेप्ट किया गया है। बट ट्रांसफ़र ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वॉज रिजेक्टेड, लेकिन वो जो कैरेक्टरिस्टिक है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही है, ये टॉपिक को रिजेक्ट किया गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मैनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड देयरबाय लमार्क थियोरी वाज डिसअप्रूव्ड, क्योंकि ये वेरीफाई किया गया है, चेक किया गया है बहुत बार कि जो मॉडिफिकेशन आता है ऑर्गेनिज्म में वो अगले पीढ़ी में नहीं जाता है, इसके लिए लमार्क की थियोरी फ्लॉप हो गई, डिसअप्रूव्ड, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन डिसअप्रूव्ड है, फिर भी कुछ बड़ा खोज किया था, इसके लिए उसको पढ़ना है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच हैड एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री टू द एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन हमेशा होगा ये नहीं पॉसिबल है। ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर लेकिन हमेशा नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर, इसको कहते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आई होप समझा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीशिएशन, ठीक है, स्पीशीज का फॉर्म करना, मतलब अपनी प्रजाति के ऑर्गेनिज्म को बर्थ करना। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशिएशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, नए टाइप के, नई प्रजाति के पेड़ और प्राणियों का जन्म होना, मतलब फॉर्म होना, ये है एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन के असर से होता है, ठीक है। नए नए टाइप के प्लांट और एनिमल पुराने से बर्थ होंगे, नए टाइप के जो प्लांट और एनिमल है वो ओल्ड प्लांट और एनिमल से जनरेट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन आते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, एवोल्यूशन की वजह से। स्पीशीज इन द ग्रुप, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने जैसे इंडिविजुअल को नेचुरल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा करते हैं, ठीक है। ईच स्पीशीज ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन, हर स्पीशीज अलग अलग वातावरण, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होते हैं। जैसे पोलार बेयर की स्पीशीज़ है जो पूरी बर्फीली एरिया, आर्टिक फॉक्स है, पोलार बेयर है, सील है, जो बर्फीली वातावरण में पैदा होते हैं और वहाँ पर वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। उसी तरह से कैमल है जो रेगिस्तान में सरवाइव करता है। अगर आप पोलार बेयर को डेजर्ट में लेके आओगे तो मर जाएगा ही गर्मी की वजह से, और अगर आप किसी कैमल को वहाँ छोड़ दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो जनरेशन है, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही वातावरण में रहते हुए उनके अंदर
मॉडिफिकेशन आता गया, वो इवॉल्व करते गए उसमें, वो वातावरण में अपने आप को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, सबका खान पान, फूड हैबिटेट, रहन सहन, खान पान रहन सहन, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और बच्चे देने की क्षमता, एंड पीरियड और बच्चे देने का वक्त इज़ डिफरेंट। सबका बच्चे देने का जो गैप है और खान पान है और रहन सहन है और बच्चे जनने का तरीका, ये सबका अलग अलग है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। लेकिन नई प्रजाति के आने के लिए क्या ज़रूरी है? जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जीन्स में बदलाव आना। ठीक है, फ्रॉम दी अर्लियर वन से नए स्पीशीज़ में जेनेटिक वेरिएशन आएगा, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है नए स्पीशीज़ का आने के लिए। ठीक है, बिसाइड जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा वातावरण और रिप्रोडक्शन में जो बदलाव आ रहा है, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेशिएशन। इसके अलावा जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब जोग्राफिकल कंडीशन में जो अलग थलग रहना या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में रहना, ये भी स्पेशिएशन को जन्म देता है। स्पेशिएशन मतलब नए टाइप के, यानी पुराने में से कुछ नया इवॉल्व होना। ओल्ड ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसमें मॉडिफाई आके नए टाइप की पीढ़ी दिखना। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेशिएशन। नेक्स्ट, स्पीशीज से स्पेशिएशन। नेक्स्ट, ह्यूमन एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व हुआ, ह्यूमन बीइंग की क्या स्टोरी है। ह्यूमन बीइंग, जैसे आपने 4th 5th से ही सुना होगा, 7th या 6th में सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग का इवॉल्व फ्रॉम एप्स, मतलब मंकी। ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्व फ्रॉम मंकी। तो वो क्या स्टोरी है देखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड ऑल। The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. आज जितने भी विभिन्न प्रकार के एनिमल्स नेचर में दिखाई देते हैं, आज जितने भी विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे और जीव एनिमल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। ठीक है, सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. इसके अंदर, ये टॉपिक के अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन समझा जा सकता है पिक्चर से जो नीचे दिया है। ठीक है, अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने जब PDF देखा तो ये डायग्राम ओमिटेड है, मतलब ये पिक्चर को रिमूव कर दिया गया है, मतलब नॉट फॉर दिस ईयर, रिड्यूस्ड है, लेकिन ये डायग्राम पे पूरा आंसर है। ठीक है, तो व्हाट टू डू, शुड वी स्टडी, शुड वी स्किप, मेरे को नहीं समझ रहा है, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, रहा तो अच्छी बात है, रहा तो समझ जाएगा, बहुत अच्छा है, पढ़ लोगे, और नहीं रहा तो स्किप करना है। ऐसे भी नॉलेज के लिए, साइंस में मेरे हिसाब से कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नॉलेज, साइंस मीन्स नॉलेज, और नॉलेज के लिए सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल डू इट। नेक्स्ट, लास्ट डायनासोर डिसअपियर अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ ईयर्स अगो। जो आखिरी डायनासोर्स थे वो कब ख़त्म हो गए, कब डिसअपियर हो गए, कब पैरिश हो गए? 7 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल, ये सब प्रेडिक्शन है, दिस ऑल आर प्रेडिक्शन बाय डार्विन एंड अदर्स, के उस ज़माने में क्या था, बंदर के जैसा एनिमल इवॉल्व हुआ फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वर मोर और लेस सिमिलर टू मॉडर्न लेमर। आज जो लेमर है, लेमर मंकी की तरह ही दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा उसका माउथ थोड़ा सा जैसे डॉग स्टाइल होता है, आप देख सकते हो। लेमर आप सर्च मारोगे तो यू विल गेट मॉडर्न लेमर, मतलब आज भी जो लेमर है, आप गूगल में सर्च करोगे तो यू विल गेट इमेजेस ऑफ लेमर। ठीक है, तो मंकी जैसा जानवर था जो आज के लेमर की तरह सिमिलर है, उसमें से, मतलब उसमें लेमर से मंकी इवॉल्व हुए, मंकी जैसा जानवर इवॉल्व हुआ लेमर जैसे जानवर से। ठीक है, टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 400 करोड़ ईयर्स अगो, और इसकी दुम
400 करोड़ साल पहले इसकी दुम डिसअपियर हो गई, ठीक है। देखो ये लेमर टाइप एनिमल है, 400 करोड़ ईयर्स अगो उसकी टेल चली गई और वो गोरिल्ला, औरंगेटैन, चिंपैंजी की तरह हो गया, ठीक है। They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. उनके हाथ पैर थोड़े इम्प्रूव हो गए, उनका दिमाग थोड़ा, उनका ब्रेन का साइज़, ब्रेन बढ़ गया, ब्रेन का साइज़ बढ़ गया, ठीक है। और कुछ एप जैसे एनिमल इवॉल्व हुए, एप जैसे यानी वही चिंपैंजी, औरंगेटैन एक्सेट्रा, गोरिल्ला. Meanwhile, this ape-like animal reached the South and Northeast Asia and finally evolved into गिबॉन एंड औरंगेटैन, ठीक है। टाइम के साथ साथ ये, और देखो ये अफ्रीका से स्टार्ट हुए बोल रहा है, अफ्रीका में लेमर टाइप से कुछ मंकी इवॉल्व हुए और फिर ये फैलते फैलते एशिया और अफ्रीका तक आ गए, मतलब इनकी प्रजाति बढ़ते बढ़ते साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया तक आ गए, सॉरी एशिया तक, ठीक है। और उसमें से गिबॉन और औरंगेटैन जैसे एनिमल इवॉल्व हुए. रिमेनिंग एप लाइक एनिमल स्टेड इन अफ्रीका and from there gorilla chimpanzee evolved after 2.5 करोड़ years ago. ठीक है, और कुछ वहीं पे अफ्रीका में रह गए और उसमें से गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे एनिमल इवॉल्व हुए 2.5 करोड़ साल पहले. Evolution of some of the 2 करोड़ years old species of apes seems to be occurred in different way. 2 करोड़ साल पहले जो स्पीशीज ऑकर्ड हुए एप से वो थोड़ा सा अलग तरीके से इवॉल्व हुए. दे हैव टू यूज़ देयर हैंड मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर. वो लोग अपना हाथ ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे खाना खाने के लिए और दूसरे कामों के लिए. तो ये डायग्राम में सब दिया है कि 7,000 साल पहले, 7 करोड़ साल पहले, 4 करोड़ साल पहले, 2.5 करोड़ साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, ठीक है, 40 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 1.5 लाख साल, 15 लाख साल पहले, ठीक है, फिर 1.5 लाख साल पहले और फिर 50,000 साल पहले. तो ऐसा एवोल्यूशन बताया गया, लेकिन डायग्राम नहीं है, लेकिन आंसर डायग्राम से रिलेटेड है पूरा. ये पैराग्राफ डायग्राम से रिलेटेड है. Those apes started to live on land as the forest started to decline. वो जो 2 करोड़ साल पहले एप्स थे वो ज़मीन पे जीने लगे ज़्यादातर क्योंकि जंगल ख़त्म होने लगे सूखेपन की वजह से. ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट, सूखे वातावरण की वजह से जंगल ख़त्म होने लगे और ये एनिमल ज़मीन पे जीने लगे, पेड़ को छोड़कर ज़मीन पे, लैंड पे आके जीने लगे. दे आर लंबर बोन्स डेवलप. लंबर बोन्स मतलब ये यहाँ की बोन्स, रांग की, जांग रांग वॉट एवर दे से, थाइस की बोन्स, लंबर बोन या लेग्स बोन आप बोल सकते हो. लंबर बोन्स मतलब लेग बोन्स. उसके लेग बोन्स डेवलप होने लगे इन सच ए वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर. उनके लेमर बोन्स इतना अच्छे से डेवलप होने लगे कि वो अपने पैरों पर स्ट्रेट खड़े होने लगे, ठीक है, इरेक्ट पोस्चर, स्ट्रेट खड़े होने लगे इन ग्रासलैंड एंड देयरबाय देयर हैंड बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनीथिंग एनी टाइम. ठीक है, और जब वो इरेक्ट अपने पैरों पर बैलेंस करके खड़े होने लगे तो हाथ फ्री हो गए, हाथ दूसरे कामों के लिए फ्री हो गए. द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर विच वे यूजिंग देयर हैंड हैव इवॉल्व्ड अबाउट 2 करोड़ ईयर्स अगो. जो पहला आदमी था, ठीक है, जो पहला आदमी था ये टाइप का, ये वाला, ठीक है, जो अपने हाथों को अलग मतलब चलने के अलावा दूसरे कामों में यूज़ करने लगा, ऐसा मैं ह्यूमन टाइप एनिमल जो पहला पाया गया, मतलब फॉसिल वगैरह पाए गए, वो कितना पुराने हैं, 2 करोड़ ईयर्स अगो. ये सब फॉसिल से बता रहे हैं, फॉसिल से अनुमान लगा रहे, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इतना साल पहले ये इवॉल्व हुआ, इतने साल पहले ये इवॉल्व हुआ. नेक्स्ट, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रैम्पेटिकस. और ये टाइप के एनिमल्स को क्या कहते हैं, ये ह्यूमन जैसा जो एनिमल था इसको बोलते हैं रैमापिटिकस. रैमापिटिकस, ठीक है, रैमापिटिकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. Afterwards, this ape grown up in size and became more intelligent, and thus ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. ठीक है, और फिर ये ग्रो मतलब साइज में भी ग्रो होने लगा और इवॉल्व होते गया और ये फाइनली यहाँ तक पहुँच गया 50,000 40 lakhs years ago. ठीक है, 40 lakhs, सॉरी यहाँ पर है, सॉरी 40 lakhs.
फिर ये इवॉल्व होके 40 लाख साल पहले तक ऐसा कुछ इवॉल्व हो गया. ऑलराइट. The morphology of this human-like animal started to appear like to be the member of the genus Homo. Alright. The morphology of this human-like animal started to appear like to be the member of the genus Homo about 20 lakh years ago. ठीक है. ये जो एनिमल्स था इसकी जो मॉर्फोलॉजी थी ह्यूमन के जैसी थी, यानी इसकी जो बनावट, हाथ पैर चेहरा नाक नक्शा, ठीक है, ये ह्यूमन के जैसी थी. ठीक है. और ये इसको कौन से जीनस का मेंबर माना गया? होमो. होमो मतलब ह्यूमन. अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो एंड थर्ड स्किल्ड ह्यूमन डेवलप्ड अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो. 20 लाख साल पहले. ठीक है. और फिर उसमें से उसके बाद 15 लाख साल पहले यानी और 5 लाख साल बाद स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हुए. ठीक है. कलाकृति कला वाले. ठीक है. स्किल्ड ह्यूमन मतलब जिन्होंने व्हील बनाई, ये बनाया, वो बनाया, एक्सेट्रा, फायर जलाने सीखा, एक्सेट्रा. ठीक है. अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व्ड. 15 लाख साल पहले ह्यूमन बीइंग जो एकदम सीधा, इरेक्ट, एकदम सीधा खड़ा होकर चल सकता है, ऐसा इरेक्ट पोस्चर वाला ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ. इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. और ये कहाँ पर पाया जा रहा था उस टाइम पर? चाइना और इंडोनेशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट के. नेक्स्ट. So, evolution of upright human continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years and meanwhile it discovered the fire. ठीक है. देखो इन लोगों में डेवलप हुआ क्या? ब्रेन विकसित होते जा रहा है. ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होता गया. ब्रेन डेवलप होता गया और पहला इंटेलिजेंट मतलब कई लाख साल तक ब्रेन में डेवलपमेंट होता गया. और इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट देखो यहाँ पर है, ब्रेन ऑफ 50,000 1 लाख ईयर्स एंड मीनवाइल इट डिस्कवर द फायर. और उसी वक्त में उसने क्या डिस्कवर किया? मतलब वो ह्यूमन बीइंग ने आग जलाना सीख लिया, फायर डिस्कवर. ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर्स ओल्ड मैन had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of class wise man. wise man मतलब होमो सैपियंस. ठीक है. 50,000 साल पहले वाला जो आदमी था, जो आदमी थे जो इवॉल्व हुए थे, वो उनकी सोच समझ अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी और उनको वाइस मैन कहा जा सकता है. वाइस मैन की क्लास में गिना जा सकता है, यानी होमो सैपियंस. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. Neanderthal man को पहला wise man consider कर सकते हैं. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago and afterwards this evolution had been faster than the earlier. और फिर Cro-Magnon man आया और उसके बाद evolution speed up हो गया. ठीक है. पहले से बहुत तेज़ी के साथ human being मतलब इवॉल्व होने लगे, होमो सैपियंस इवॉल्व होने लगे. ठीक है. अबाउट 10,000 years ago wise men started to practice the agriculture. 10,000 साल पहले ये वाइज मैन ने क्या स्टार्ट कर दिया? खेतीबाड़ी. इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड्स और पशु डोमेस्टिक एनिमल को पालना. एंड एस्टेब्लिश द सिटीज़ और शहर बनाना स्टार्ट किया 10,000 साल पहले. कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस. कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर में मतलब सांस्कृतिक डेवलपमेंट शुरू हो गई. आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर अगो. अब 5,000 साल पहले लिखने की कला इन्वेंट हुई, लिखना. ठीक है. एंड थर्स द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड. और तब से हिस्ट्री भी शुरू हो गई लिखना. मॉडर्न साइंस इमर्ज्ड अबाउट 400 ईयर्स अगो. 400 साल पहले मॉडर्न साइंस आई. ठीक है. एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश अबाउट 200 ईयर्स अगो. और 200 साल पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई, इंडस्ट्रीज आई. एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज. और आज हम ये स्टेज पर पहुंच चुके हैं. एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री. और अभी भी हम खोज कर रहे हैं डिटेल्स की. किसकी? डिटेल्स की किसकी? जड़ों की. ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री. ह्यूमन एंसेस्ट्री, इंसान के पूर्वजों की. आई होप आपको ये चैप्टर समझा. ठीक है. एंड पार्ट भी अच्छे से समझा. अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के वीडियो प्रॉपर सीक्वेंस में है.
यानी इसके पहले वाला जो चैप्टर का पार्ट का वीडियो भी उधर अवेलेबल है, वेस्टिजल ऑर्गन एक्सेट्रा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन उसके पहले शेयर कर दो, ठीक है, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।